हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। इससे पहले वीडियो में हम लोग ने मेंस्ट्रुअल साइकिल में फेजेस क्या होते हैं और एचपीओस एक्सिस के बारे में बात कर ली है। आज हम बात करेंगे कि जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें क्या-क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की, तो बोला गया है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इट इज द इंडिकेटर ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, ये जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो क्या इंडिकेट करता है कि किसी भी फीमेल में जो उसका रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो किस तरह से है। रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल टिपिकली इंडिकेट्स द नॉर्मल ओव्यूलेटरी एंड द हार्मोन बैलेंस एसेंशियल फॉर द फर्टिलिटी। अगर किसी भी फीमेल में अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर है, नॉर्मल है, तो ऐसे में वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि ओव्यूलेशन नॉर्मल हो रहा है, हार्मोन बैलेंस्ड है और फर्टिलिटी हो सकती जो फर्टिलिटी है वो अच्छे से हो सकती है। क्योंकि अगर हार्मोन बैलेंस नहीं है, ओवुलेशन अच्छे से नहीं हो रहा, तो ऐसे में फर्टाइल वुमेन फर्टाइल नहीं रहती। सेकंड चीज आता है दैट इज द मेंस्ट्रुअल सिम्पटम्स। मेंस्ट्रुअल सिम्पटम्स जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। अगर मान के चलो जो फीमेल है जिसमें मेंस्ट्रुअल सिम्पटम्स देखने को मिल रहा है, जैसे कि अनप्लीजेंट सिम्टम, जैसे कि डिस्कम्फर्ट देखने को मिला, तो ऐसे कंडीशन में हम जान सकते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस है और ऐसे कंडीशन में फर्टिलिटी यहाँ पे हैम्पर हो सकती है। तो ऐसे कंडीशन में वो उसको मेडिकल हेल्प को सीक करना चाहिए, मतलब डॉक्टर से मदद लेनी पड़ सकती है। अब बात करते हैं, सबसे पहले आता है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में दैट इज द प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम क्या होता है बेसिकली कि जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने वाला रहता है उससे जस्ट पहले कुछ स्ट्रेस के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं इन द फीमेल, उसको हम लोग बोलते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। तो क्या बोला गया, इट इज द सिम्टम ऑफ स्ट्रेस दैट अपीयर्स बिफोर द वनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मतलब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने से पहले कुछ स्ट्रेस लाइक सिम्टम जब देखने को मिलते हैं तो उसको बोलते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स। और इसी को कहते हैं प्री मेंस्ट्रुअल स्ट्रेस सिंड्रोम में, जो कि मेंस्ट्रुअल स्ट्रेस और प्री मेंस्ट्रुअल इनहेलेशन भी कहते हैं। ठीक है, इसी के डिफरेंट डिफरेंट नाम बताए गए हैं, जैसे कि प्री मेंस्ट्रुअल स्ट्रेस सिंड्रोम, प्री मेंस्ट्रुअल स्ट्रेस या फिर प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन। बेसिकली ये जो कंडीशन रहती है इट लास्ट फॉर अबाउट 4 to 5 days प्रायर टू द मेंस्ट्रुएशन। एक बार मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने वाला रहता है तो उसमें उससे पहले क्या होता है, फीमेल बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस बिल्ड होता है। और ये स्ट्रेस कब तक रहता है, 4 से 5 दिन तक बिफोर द मेंस्ट्रुएशन। एक बार मेंस्ट्रुएशन हो गया तो ये कंडीशन धीरे धीरे कम हो जाती है। नेक्स्ट आता है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में दैट इज द अनओव्यूलेटरी साइकिल। नाम से ही पता चल रहा है कि जिस फीमेल में मेंस्ट्रुएशन तो हो रहा है लेकिन ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है। मतलब क्या बोला गया कि ऐसी फीमेल जिसमें क्या हो रहा है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग तो हो रही है बट द रिलीज ऑफ ओवम डज नॉट अकर। मतलब कि इसमें क्या हो रहा है कि वजाइना से ब्लड डिस्चार्ज तो हो रहा है लेकिन जो ओवरीज है वो वहां से ओवन का ये रिलीज देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे साइकिल को हम लोग बोलते हैं अनओव्यूलेटरी साइकिल। ऐसे कंडीशन में कहीं ना कहीं ओवरीज में कोई डिफॉर्मिटी रहती है और या फिर हार्मोनल डिसबैलेंस रहता है, तो ऐसे कंडीशन में भी वुमेन फर्टाइल नहीं हो पाती, मतलब कंसीव नहीं कर पाती। तो कॉमन कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं अनओव्यूलेटरी या फिर ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन के, तो बोला गया है पीसीओएस, जो कि सबसे ज्यादा बेस्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव एज फीमेल में देखने को मिलता है, दैट इज द पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा ओवरी हो उसमें बहुत सारे सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाते हैं और इसमें अदर हार्मोनल चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चीज आता है टू लो बॉडी वेट। मतलब कि अगर बॉडी का वेट बहुत ज्यादा कम है तो ऐसी कंडीशन में। इसके अलावा बोला कि एक्सट्रीम एक्सरसाइज, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम एक्सरसाइज कर रही है, एक्सट्रीमली हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस है पेशेंट को, या फिर हाइपर प्रोलैक्टिनिमिया है। मतलब कि ऐसी फीमेल्स जिसमें क्या है, जो प्रोलैक्टिन है उसका जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है उसका लेवल बहुत ज़्यादा सर्च पे है। जैसे कि इन केस ऑफ द फीमेल्स जो कि अभी जस्ट बर्थ दिए रहते हैं चाइल्ड को, तो उनमें क्या होता है प्रोलैक्टिन बढ़ा रहता है, तो उनमें भी अनओव्यूलेशन देखने को मिल सकता है। या फिर थायराइड डिसफंक्शन हो, मोस्टली कि हाइपर थायराइडिज्म में भी ये कंडीशन देखने को मिलती है। फिर पेरीमेनोपॉज और द लो ओवेरियन रिजर्व्स हो, मतलब कि ओवरी सी बर्थ से ही जब वो हमारे एम्ब्रियोजेनिक डेवलपमेंट में हो तभी उसमें क्या हो रहा है, अच्छे से ओवरीज बनी ही नहीं हो, ओवेरियन रिजर्व कम हो, तो ऐसे कंडीशन में। या फिर पेरीमेनोपॉज, मतलब कि जब मेनोपॉज होने वाला हो उससे पहले ये सारी कंडीशन देखने को मिल सकती है। या फिर प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर, मतलब कि जो एफएसएच है वो सही से काम नहीं कर पा रहा है, ओवरीज का डेवलपमेंट सही से नहीं हो पा रहा है, मतलब कि उस साइड का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हमें अनओव्यूलेटरी साइकिल देखने को मिल सकती है। वहीं पे हार्मोनल डिसफंक्शन, जैसे कि इरेगुलरिटीज कैन सिग्नल द हार्मोनल इम्बैलेंस। ये भी कौन से कंडीशन में, जैसे कि पीसीओएस हो गया, मतलब कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो गया, या फिर
थायराइड डिसऑर्डर्स हो गए या फिर हाइपरप्रोलेक्टिनेमिया, इन सभी कंडीशन में हार्मोनल डिस्फंक्शन भी देखने को मिल सकता है। अब बेसिकली बोला गया क्या है कि जो अनओव्यूलेटरी साइकिल है वो हार्मोनल डिस्फंक्शन की वजह से हो रहा है, तो उसमें जो पीसीओएस है, मतलब कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, तो उसमें सिर्फ अनओव्यूलेटरी साइकिल तो डायरेक्ट पता नहीं चलेगा। तो ऐसे कंडीशन में कुछ अदर सिम्टम्स है जो कि मेजरली क्लिनिकली हम लोग उसको अप्रोच दे सकते हैं। जैसे कि इस कंडीशन में एक्ने बहुत ज्यादा देखने को मिल सकता है, अनकंट्रोलेबली हेयर लॉस रहता है, एक्सेसिव टेस्टोस्टेरोन, अगर ब्लड वहाँ पे ब्लड में क्या कर रहे हैं, ब्लड इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे टेस्टोस्टेरोन लेवल का हाई देखने को मिल सकता है, वेट गेन हो सकता है, अचानक से वेट बहुत ज़्यादा बढ़ना, एक्सेसिव फेशियल हेयर आने को देखने को मिल सकता है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकती है, डिफिकल्टी इन गेटिंग प्रेगनेंसी एंड एब्डोमिनल पेन। ये सभी अगर सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम इसको पीसीओएस से कनेक्ट करके फिर उसके हिसाब से क्लिनिकल अप्रोच ले सकते हैं। अगर हम लोग बात करें कि थायराइड जो है वो थायराइड डिजीज जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म किस तरह से हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल को अफेक्ट कर सकते हैं, तो बोला गया है कि चेंजेस इन द साइकिल लेंथ, अगर हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा तो ऐसे कंडीशन में जो पीरियड्स है, मतलब कि जो 28 दिन का साइकिल है वो 30 से 35 दिन या फिर उससे ज्यादा का भी हो सकता है। और हम लोग ने अभी देखा कि पीसीओएस भी हो सकता है ड्यू टू द थायराइड कंडीशंस, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन इम्बैलेंसेस, ठीक है, हार्मोन लेवल में भी इम्बैलेंसेस जनरेट हो सकते हैं। अगर हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया तो पीरियड्स जो होते हैं वो एक कम दिन के हो सकते हैं, ठीक है। तो दो कंडीशन है, अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो जो 28 दिन का साइकिल है उसका साइकिल का पीरियड बढ़ सकता है, वहीं पे हाइपरथायरॉयडिज्म में पीरियड के साइकिल का जो 28 दिन का साइकिल है वो 20 दिन 22 दिन पे भी देखने को मिल सकता है, या फिर अनओव्यूलेटरी साइकिल देखने को मिल सकता है, या फिर शॉर्टेंड ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज हम लोग ने जो देखा था कि 14th डे पे जो रहता है वो थोड़ा कम भी हो सकता है, मतलब कि ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुएशन का जो पीरियड है वो कम हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिल सकती है अगर थायराइड डिजीज किसी पेशेंट को हुआ है तो इस तरह से क्या है कि हम बेसिकली उसके ओव्यूलेशन को या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल को देख के उसके थायराइड स्टेटस का भी पता कर सकते हैं। अब मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटीज हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन सी एबनॉर्मलिटीज हमें देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहले आता है अमेनोरिया। अमेनोरिया नाम से ही पता चल रहा है कि अब्सेंस ऑफ द यूट्राइन ब्लीडिंग फॉर मोर देन 6 मंथ इन द नॉन मेनोपॉजल वुमेन, मतलब कि ऐसी वुमेन जिसका अभी मेनोपॉज नहीं हुआ है, उसमें 6 महीने से लगातार यूट्राइन ब्लीडिंग देखने को मिल ही नहीं रहा है, तो ऐसे में हम उसको क्या बोलेंगे, अमेनोरिया बोलेंगे। मतलब कि 6 महीने से लगातार उसको कभी भी यूट्राइन ब्लीडिंग बिल्कुल भी न हुई हो और उसका एज भी अभी इतना एडवांस नहीं है कि उसका मेनोपॉज हो चुका हो, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं अमेनोरिया। दूसरा आता है डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया मतलब कि पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, मतलब कि इसमें क्या होता है कि जितना यूजुअली पेन होना चाहिए उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा क्रैम्प्स देखने को मिलता है, टिपिकली इन्वॉल्विंग द क्रैम्प्स, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, डिस्मेनोरिया। नेक्स्ट आता है दैट इज द हाइपोमेनोरिया। हाइपोमेनोरिया नाम से ही पता चल रहा है कि रेगुलर मेंस्ट्रुएशन तो हो रहा है, नॉर्मल इंटरवल पे भी हो रहा है, लेकिन जो ब्लड लॉस है वो क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। हाइपो का मतलब क्या हो गया, कम हो गया, तो मिनिमल ब्लड लॉस देखने को मिल रहा है, मतलब कि नॉर्मल ब्लड लॉस जो होना चाहिए एवरेज हम लोग 30 ml मान के चलते हैं, तो उससे भी कम, मतलब कि 10 ml से भी कम जब ब्लड लॉस देखने को मिलता है तो ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाइपोमेनोरिया। वहीं पे आता है मेनोमेट्रोरेजिया। अब मेनोमेट्रोरेजिया में क्या हो रहा है कि एक तो ब्लीडिंग इंटरवल जो हो रहा है वो इरेगुलर हो रहा है, ठीक है, पहला क्या हो रहा है कंडीशन की जो इंटरवल है वो भी इरेगुलर हो रहा है, और साथ ही साथ हेवी ब्लीडिंग देखने को मिल रहा है। हेवी ब्लीडिंग मतलब क्या कि 80 ml से भी ज्यादा ब्लड लॉस देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ जो पीरियड है, पीरियड कितने दिनों का होना चाहिए, 3 से 7 दिनों का होना चाहिए मेंस्ट्रुअल फ्लो का, वो प्रोलॉन्ग हो जा रहा है, मतलब कि 7 दिन से ज्यादा मेंस्ट्रुअल फ्लो देखने को मिला है। तो ये जब तीनों कंडीशन देखने को मिलेगी एक साथ तो उसको बोलते हैं मेनोमेट्रोरेजिया। मतलब क्या कि इसमें यूट्राइन ब्लीडिंग जो हो रही है इरेगुलर इंटरवल पे हो रही है, कभी 28 दिन पे, तो कभी 25 दिन पे, कभी 30 दिन पे, कभी 32-35, मतलब कि फिक्स टाइम पे नहीं हो रहा है। साथ ही साथ ब्लीडिंग का जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा 80 ml से ज्यादा हो रहा है, और जो ब्लीडिंग का ड्यूरेशन है 7 दिन से भी ज्यादा हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग मेनोमेट्रोरेजिया कहते हैं। वहीं पे नेक्स्ट चीज आता है ओलिगोमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया में क्या हो रहा है कि यूट्राइन ब्लीडिंग हो रहा है अकरिंग एट द इंटरवल ऑफ 35 डेज और लॉन्गर। नॉर्मली कितने दिन पे, 28 से 30 दिन पे होना चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा समय जब लगता है तो उसको बोलते हैं ओलिगोमेनोरिया। तो दो चीजें यहाँ पे, हाइपोमेनोरिया में ब्लड का लॉस कम हो जाता है और ओलिगोमेनोरिया में इंटरवल बढ़ जाता है, तो ये दोनों डिफरेंस आपको याद रखना है। ओलिगो में आप ब्लड लॉस कम
बहुत बार होता है कि वो वहाँ पे ओलिगोमेनेरिया में ओलिगो का मतलब भी कम हो जाता है, तो ऐसे में वो क्या करते हैं कि कम कर देते हैं, मतलब कि यहाँ पे ब्लड लॉस लिख देते हैं, कम ब्लड लॉस, तो वो थोड़ा गलत हो जाता है, तो ये ध्यान देने वाली बात है। और नेक्स्ट चीज आता है पॉलीमेनेरिया। पॉलीमेनेरिया में क्या होता है कि जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन का होना चाहिए, वो सिर्फ 21 डेज का या फिर उससे भी कम दिन का हो जाता है, मतलब बार बार वहाँ पे हर 3 हफ्ते में ही क्या होता है, वहाँ पे मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग देखने को मिलती है, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग पॉलीमेनेरिया कहते हैं। तो ये थी नॉर्मल कंडीशन या फिर जो मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटीज हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा सम अदर चीजें हमें देखने को मिलती है, जिसमें सबसे पहले आता है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस क्या है कि इट इज अ कंडीशन इन विच similar to those endometrium, the layer of tissue that normally covers the inside of uterus grows outside of it। मतलब क्या होता है एंडोमेट्रियोसिस में कि जो टिश्यूज कहाँ पे देखने को मिलते हैं, सिर्फ एंडोमेट्रियम में देखने को मिलता है, सिर्फ यूट्रस में देखने को मिल रही है, वो यूट्रस के अलावा और अदर साइड पे भी देखने को मिलती है। मतलब कि जो टिश्यू है, जो एपिथेलियम टिश्यू है, जो कि सिर्फ एंडोमेट्रियम दैट इज सिर्फ यूट्रस में होनी चाहिए, वो यूट्रस को छोड़ के और जगह जैसे कि ओवरीज में या फिर फेलोपियन ट्यूब्स में यहाँ पे भी देखने को मिल रही है, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। तो बोला गया है मोस्ट ऑफन दिस इज ऑन द ओवरीज। सबसे ज्यादा ये जो एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन है वो कहाँ पे देखने को मिलती है, ओवरीज में देखने को मिलती है, फिर उसके बाद फेलोपियन ट्यूब में एंड द टिश्यू अराउंड द यूट्रस एंड द ओवरीज। हाउएवर इन रेयर केसेस इनमें आल्सो अकर्स इन द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब कि सिर्फ रिप्रोडक्टिव पार्ट को छोड़ के अदर पार्ट्स में भी देखने को मिल सकते हैं। तो नॉर्मल ओवरीज कैसे होने चाहिए, इस तरह से देखनी चाहिए, लेकिन एंडोमेट्रियोसिस कंडीशन में जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है वो यहाँ पे भी, यहाँ के अलावा कहाँ पे, ओवरीज या फिर फेलोपियन ट्यूब में भी देखने को मिलती है, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। नेक्स्ट आता है यूटेराइन फाइब्रॉइड्स। नाम से ही पता चल रहा है कि यूट्रस में क्या हो रहा है, फाइब्रॉइड्स फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, फाइब्रस टिश्यू फॉर्म हो रहा है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं यूटेराइन फाइब्रॉइड्स। तो बोला गया है इट इज अ कॉमनेस्ट बिनाइन सॉलिड ट्यूमर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या बोला गया कि इट इज अ बिनाइन सॉलिड ट्यूमर। बिनाइन मतलब क्या है, जो कि प्रोलिफरेटिव नहीं है, मैलिग्नेंट नहीं है, बस बिनाइन सॉलिड ट्यूमर है ऑफ द मस्कुलर वॉल ऑफ द यूट्रस। जो यूट्रस है उसके मस्कुलर वॉल में बिनाइन सॉलिड ट्यूमर देखने को मिलता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूट्राइन फाइब्रॉइड। इट इज कंपोज्ड ऑफ प्राइमरी ऑफ द स्मूथ मसल्स एंड द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इसमें क्या आता है, स्मूथ मसल्स साथ ही साथ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलता है। ऑल्सो कॉल्ड एज द यूटेराइन लियोमायोमा, मायोमा और द फाइब्रोमायोमा। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, यूटेराइन लियोमायोमा, मायोमा या फिर फाइब्रोमायोमा भी कहा जाता है यूटेराइन फाइब्रॉइड्स को। और बोला गया है ऑल्दो दे कैन ग्रो टू ह्यूज साइज देयर मैग्नेट पोटेंशियल इज मिनिमम। मतलब मैलिग्नेंसी इनमें बहुत कम देखने को मिलता है, ये ज्यादातर कैसे होते हैं, बेनाइन सॉलिड ट्यूमर ही देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट चीज आता है दैट इज द प्रीमेच्योर ओवेरियन फॉलिकल। तो क्या बोला गया है, इट इज डिफाइंड एज द हाइपर गोनाट्रोपिक hypogonadism with the cessation of menstruation before age 40 and about 1 to 3% of the women experience the POF that is the premature ovarian failure। मतलब क्या बोला गया है कि इस कंडीशन को कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द हाइपरगोनाडोट्रोपिक एंड द हाइपोगोनाडिज्म। मतलब कि इसमें क्या हो रहा है, गोनाडोट्रोपिक तो ज्यादा हो रहा है, मतलब हार्मोन्स ज्यादा है, लेकिन गोनाड्स जो होते हैं अच्छे से डेवलप नहीं होते। ये जो मेंसेस है 40 साल से पहले ही मेंसेस सीजर्स हो जाते हैं, मतलब मेनोपॉज इनका 40 साल से पहले ही हो जाता है। नॉर्मली कब होना चाहिए मेनोपॉज, 45 टू 50 ईयर्स में होना चाहिए, लेकिन ऐसे कंडीशन में 40 साल से पहले ही क्या होता है, यहाँ पे मेनोपॉज देखने को मिलता है। ये किस कंडीशन में होता है, 1 से 3% ऑफ द वुमेन में ये देखने को मिल सकता है, दैट इज द प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर। अब बोला गया दिस इंसिडेंस इज लोअर इन यंगर वुमेन। ज्यादातर ये किसमें देखने को मिलता है, ऐसी वुमेन जो कि 35 से 40 साल की है, उनसे कम की वुमेन में प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर जो है बहुत ही कम देखने को मिलता है। ऐसे में एफएसएच का लेवल मोर देन 20 टू 40 देखने को मिलता है इन द प्रेजेंस ऑफ अमेनोरिया। मतलब कि यहाँ पे मेंसेस नहीं है, लेकिन एफएसएच का लेवल फिर भी बड़ा रहता है, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ओवेरियन फेलियर। इसका ट्रीटमेंट क्या है, बेसिकली प्रीमेच्योर ओवेरियन फॉलिकल का, तो बोला गया है ट्रीटमेंट इज द मॉनिटरिंग इन द थेरेपीज इन्वॉल्विंग हार्मोनल रेगुलेशंस, एग्जाम्पल कॉन्ट्रासेप्टिव और द HRT दैट इज द हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी कर सकते हैं, एंड द साइकिल्स हेल्प्स टू इवेल्युएट द ट्रीटमेंट इफेक्टिवनेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बेसिकली ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने का, साथ ही साथ मॉनिटरिंग करने का। ट्रीटमेंट में क्या कॉन्ट्रासेप्टिव दे सकते हैं, HRT प्रोवाइड कर सकते हैं, और हर एक साइकिल को क्या करने का, इवेल्युएट करने का, जिससे पता सके कि क्या प्रॉब्लम वहां पे देखने को मिल सकता है।
तो प्रीमैच्योर ओवेरियन फॉलिकल क्या है कि इसमें हाइपरगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म देखने को मिलता है, जिसमें 40 से पहले ही मेंसेस का सिचुएशन हो जाता है। इवन दो कि वहां पे एफएसएच का लेवल अच्छा है, फिर भी वहां पे क्या हो रहा है, अमेनेरिक कंडीशन देखने को मिल रही है। तो यहाँ तक हम लोग ने देख लिया कि मेंस्ट्रुएशन में क्या क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस आ सकते हैं। अब बात करते हैं मेनोपॉज के बारे में कि मेनोपॉज क्या होता है। तो बोला गया है मेनोपॉज इज डिफाइंड एज द पीरियड कैरेक्टराइज्ड बाय द परमानेंट सीजेशन ऑफ द मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, परमानेंट सीजेशन ऑफ द मेंस्ट्रुएशन मतलब क्या हुआ कि इसके बाद मेंसेस आने के चांसेस नेग्लिजिबल है। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। अब बोला गया इट इज द पीरियड इन द ओल्ड एज व्हेन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम अंडरगो चेंजेस ड्यू टू द डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ द सेक्स हार्मोन दैट इज द एस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरोन। मतलब कि ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि अकॉर्डिंग टू द कहता है एज के हिसाब से रहता है। तो ओल्ड एज में जैसे ही 45 टू 50 ईयर्स की वुमेन होते हैं तो उसमें जो सेक्स हार्मोन है उसका सिक्रेशन धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण जो यूट्राइन चेंजेस है वो देखने को मिलता है। और यूट्रस जो होता है उसमें जो ओवेरियन होता है, ओवरिस का या फिर ओवम का रिलीज रुक जाता है, और इस कंडीशन को या फिर यूट्राइन ब्लीडिंग रुक जाती है, इस कंडीशन को जिसमें परमानेंट सिचुएशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं। अब हम लोग ने देखा था कि यहाँ पे प्री मेनोपॉजल सिम्टम्स देखने को मिलता है, मतलब कि प्री मेनोपॉजल या फिर पेरी मेनोपॉजल जिसको बोल सकते हैं, मतलब कि मेनोपॉज जब हो रहा होता है तो ऐसे कंडीशन में जो फीमेल है उसमें कुछ क्लिनिकल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि सबसे पहले आता है इरेगुलर पीरियड। जो पीरियड्स उसको 28 डेज में आना चाहिए वो कम पीरियड पे या ज़्यादा टाइम पे भी आ सकता है। दूसरी बात, चेंजेस इन मूड, कभी कभी इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन या फिर मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। लो लिबिडो, मतलब कि ऐसे में सेक्सुअल डिजायर्स एकदम कम हो जाते हैं। हॉट फ्लैशेस देखने को मिलते हैं, अचानक से बहुत ज़्यादा पसीना चलना चालू हो जाता है, गर्मी होने लगती है। नाइट स्वेट्स देखने को मिलते हैं। स्लीप प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, रात को अच्छे से नींद नहीं लगती, इंसोम्निया होने लगता है। साथ ही साथ वजाइनल ड्राइनेस दैट डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग द सेक्स, मतलब कि क्या होता है वहाँ पे अब क्या हो रहा है कि कोई भी डिस्चार्ज नहीं हो रहा होता उतना, तो जिसकी वजह से वजाइनल ड्राइनेस होता है, और ऐसे कंडीशन में अगर सेक्स कर रहे हैं तो वहाँ पे डिस्कम्फर्ट देखने को मिल सकता है, और यूराइनल अर्जेंसी भी देखने को मिल सकती है। वहीं पे मेनोपॉजल सिम्टम्स की बात करें तो उसी के साथ साथ कुछ को रिलेटेड सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि हॉट फ्लैशेस इसमें भी देखने को मिलेंगे, नाइट स्वेट्स देखने को मिलेंगे, या फिर कोल्ड फ्लैशेस में तो रात को अचानक से ठंडी लगना, ये सारी चीजें देखने को मिल सकती है। डिफिकल्ट स्लीपिंग, अगेन इंसोम्निया देखने को मिल सकता है। इमोशनल डिस्ट्रेस चेंजेस देखने को मिल सकता है। वजाइनल ड्राइनेस देखने को मिल सकता है। यूरिनल अर्जेंसी, फिर वर्सनिंग ऑफ प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जो पीएमएस है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स या फिर पेरी मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स है, वो और ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं इन केस ऑफ द मेनोपॉजल सिम्टम्स। और इरेगुलर पीरियड्स जो कि वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। और एक बार मेनोपॉज हो गया तो उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, ये जो सिम्टम्स है सीज हो जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं। वहीं पे बात करते हैं पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स के बारे में, मतलब कि एक बार मेनोपॉज हो गया तो उसके बाद क्या क्या चेंजेस वहां पे देखने को मिलेंगे। तो बोला गया इट इज अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स दैट अपीयर इन द वुमेन इमीडिएटली आफ्टर द मेनोपॉज, मतलब कि जिन वुमेन में मेनोपॉज जस्ट हुआ है उनमें ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। मेनली कॉज्ड बाय द लैक ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये क्यों होता है, क्योंकि अब यहाँ पे जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन था वो धीरे धीरे कम होने लगता है, तो ऐसे कंडीशन में ये चीजें जनरेट हो जाती है, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिसमें हॉट फ्लैशेस आएंगे, फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा ब्लड प्रेशर में, फटीग होगा, नर्वसनेस देखने को मिलेगी, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, इरिटेशन होगा, कभी कभी गुस्सा आएगा, कभी कभी ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। इंसोम्निया, पाल्पिटेशंस, वर्टिगो देखने को मिलेगा, चक्कर भी आ सकते हैं बार बार, हेडेक रहेगा, नमनेस हो सकता है, यूरिनरी डिस्टर्बेंस, बार बार अर्जेंसीज आएंगे, ऑस्टियोपोरोसिस, ये एक नॉन इफेक्टिव लक्षण हमें देखने को मिलता है सिम्टम्स इन केस ऑफ द पोस्ट मेनोपॉजल, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है एस्ट्रोजन का डिक्रीज होने के कारण यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कंडीशन भी जनरेट हो जाती है। इसमें ट्रीटमेंट क्या होता है, तो मेन ट्रीटमेंट इसका हम लोग को क्या देखने को मिलता है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में क्या करते हैं कि एक्सटर्नली जो एस्ट्रोजन है वो दिया जाता है पेशेंट को, ताकि उसके जो डिफरेंट डिफरेंट जो ये सिम्टम्स जनरेट हो रहे हैं उसको हम क्या किया जाए, रूल आउट किया जा सके। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है विद इन द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन में क्या क्या याद रखना है कि मेंस्ट्रुएशन में क्या क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस आ सकता है, जैसे कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स है, अनओव्युलेटरी साइकिल्स है, या फिर मेंस्ट्रुअल में वहाँ पे कौन कौन से एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं। उसके बाद मेनोपॉज क्या होता है, मेनोपॉज में कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, और पोस्ट मेनोपॉजल कौन कौन से सिम्टम्स होंगे। तो ज़्यादातर हम लोग जो ये सारे सिम्टम्स है उसमें दो ही चीज़ें करते हैं, एक तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करते हैं, साथ ही साथ दूसरा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो होप आपको सारी चीज़ें रिलेटेड टू दिस क्लियर हो गई होंगी। इसके रिलेटेड
रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि फर्दर वीडियोस में उसको और अच्छे से समझा सकूं। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे ज़्यादा लोग वीडियो का फायदा ले सकें। एंड इसी तरह के और भी फर्दर वीडियो इस चैनल पर अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे फर्दर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड, साथ ही साथ बीएमएस रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहते हैं प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।